हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चा लोग, आपका स्वागत है पल्स करियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि नीट का एग्ज़ाम आप सब जानते हैं कि 5 मई को अनाउंस हो चुका है बहुत पहले ही। तो अब आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, सिर्फ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 3 महीने का टाइम बचा है। तो अब समय है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करने का, जिससे प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, हम अक्सर बहुत हार्ड चीज़ें पढ़ने के चक्कर में बहुत इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, सो हम लोग आज लेके आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट फिजिक्स। तो फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसी के साथ साथ उसके कुछ PYQs भी सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डिफरेंट स्टाइल के होंगे और वैसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक नज़र आप इस पे डालेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हैं या कोई बात है तो आप कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आज की टॉपिक जो हमारी है वो है ग्रेविटेशन चैप्टर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं जो कि अभी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। हमने यहाँ पे पहले से क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो आज उनमें से हम कुछ 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा यहाँ का आज का टॉपिक है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है ये समझने वाली बात है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब अर्थ अगर अपन देखें, ठीक है, अगर अपन एज्यूम करें कि ये एक अर्थ है जिसका सेंटर यहाँ पे है और ये इसका रेडियस RE है, तो ये अर्थ जो है ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से हर एक बॉडी जिसके अंदर मास है वो दूसरी बॉडी के ऊपर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है। ठीक है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो अगर यहाँ पे एक मास हम रख दें, यहाँ पे एक छोटा सा मास हम रख दें, ठीक है, यहाँ इसके सरफेस पे एज्यूम कर लीजिए स्मॉल m का मास रख दें, ठीक है, और अर्थ का मास जो है वो me है, तो इस हिसाब से इसके ऊपर लगेगा एक अंदर की तरफ फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम इंटरप्रिटेशन देखना चाहें, अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखना चाहें, तो वो कहता है कि इट विल बी इक्वल्स टू, ये होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक मिनट, Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस के मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। अगर दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो हमें मिल जाएगा Fg इज इक्वल्स टू GM/RE का स्क्वायर। हमने यहाँ पे G कहाँ से इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जब कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे कहेंगे G, और इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, और यहाँ से अगर आप इसका यूनिट देखना चाहें तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg का स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि ये अर्थ जो है उसके सरफेस पे रखे गए मास के ऊपर क्या लगाती है? एक फोर्स लगाती है। और हमने जनरल फिजिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो फोर्स अनबैलेंस्ड है तो उसकी वजह से जनरेट होगा एक एक्सेलरेशन। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है किसी मास के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का ही नाम होता है ग्रेविटी। ओके, तो अगर यहाँ पे अपन एक्सप्रेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस समय इस बॉडी m पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg, दैट इज इक्वल्स टू GMM/RE का स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं me कर दूं तो ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये लग रहा है, और हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है इसको हम स्पेशली स्मॉल g से दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और इसी में एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा इसके फोर्स के, और वो बैलेंस होगा किससे? GMM/RE का स्क्वायर से। अब दोनों तरफ के मासेस सेम है तो यहाँ से हमें मिल जाता है स्मॉल g का GME
आर ई का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये रिलेशन हमको मिल जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। इसके अलावा अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो जी की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया, मास ऑफ अर्थ होता है 5.9 इंटू 10⁻24 kgs, और उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ होता है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर मीटर्स। ओके, अगर किलोमीटर में देखना चाहें तो मास ऑफ अर्थ आपको मिल जाएगा 5.9 अप्रॉक्स इंटू 10⁻24 kgs, है ना। और जी की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसके बाद आप रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे 6400 किलोमीटर्स, जिसको कि आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻1 2 और 3 उधर 4, मतलब 10⁻6 मीटर्स। ये तीनों वैल्यूज जब आप पुट करते हैं तो जी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होपफुली आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी का मतलब फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अदर मास, किसी दूसरे मास के ऊपर अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया गया, स्पेशली उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। और उस ग्रेविटी, उस फोर्स की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन जनरेट हो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से दिखाते हैं, होपफुली इतना आप समझ गए। तो जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पर बहुत जगहों पे इसको हम इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करके काम करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ओके, चलिए अब एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर ये जो जी है आर ई पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक मिनट, यहाँ पे फोकस लॉक नहीं है, फोकस लॉक कर दे। ओके, तो अगर हम यहां से इस रेडियस से बाहर जाएं, ऊपर जाएं, तो क्या जी की वैल्यू वही रहेगी? नहीं, जी की वैल्यू हो जाएगी कम। या फिर हम इसके नीचे जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी? तो इसका एक टॉपिक अलग से हमको पढ़ना पड़ता है, दैट इज वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। और एक तीसरा होता है रोटेशन की वजह से, लेकिन आपके सिलेबस में रोटेशन का ज्यादा कोई जिक्र नहीं है, पर फिर भी अपन देख लेंगे किसी और दिन। अभी अपन देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन ड्यू टू एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ओके, आइए देखते हैं एक बार जल्दी जल्दी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अपना। तो यहां पे देखते हैं वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। ओके, इसको आप एक तरीके से बोल लो हाइट भी बोल सकते हो। अगर हम किसी h हाइट पर ऑब्जेक्ट को उठा दें तो क्या होगा? अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को h हाइट पर उठा दें, ये रहा हमारा अर्थ, दिस इज द रेडियस आर ई। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था मास m से, इसको हमने ऐसे उठा दिया यहाँ पे, दैट इज h। अब मास हमारा यहाँ पहुंच चुका है, इसको मैं मिटा देता हूँ, मास हमारा यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब बताइए क्या m मास के ऊपर अभी भी इसका ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा? ऑब्वियसली लग रहा होगा, लेकिन वो फोर्स कुछ कम हो गया होगा क्योंकि यहां से आर ई से डिस्टेंस अब ज्यादा हो गया है। तो आइए एक्सप्रेशन एक बार लिखते हैं अपन। अगर वो अर्थ पे था तब एक्सीलरेशन जी था और फोर्स mg लग रहा था, जो कि बैलेंस कर रहा था g m e m बाई आर ई स्क्वायर से। इसको अपन एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखें, अब ये पहुंच गया है ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया कि g डैश हो गया, और mg डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, g तो चेंज होगा नहीं ऊपर जाने से, मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं होगा, मास ऑफ द बॉडी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो बन जाएगा आर ई प्लस स्मॉल h का स्क्वायर। यहाँ से m को अगर कट कर दें, यहाँ से m को कट कर दें, तो हम देख सकते हैं कि g डैश बाई g हमने डिवाइड किया, दैट विल बी इक्वल्स टू g m e बाई आर ई प्लस h का स्क्वायर इंटू ये वाला पलट जाएगा ऊपर, आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई, यहाँ से ये भी कट गया। सो जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर अपन ये आर ई को नीचे ले जाएं और जी डैश में जी को उधर ले जाएं, तो क्या ये जी बाई आर ई स्क्वायर में है, तो अगर यहाँ भी स्क्वायर में तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इसके नीचे जाएगा तो बन जाएगा आर ई बाई आर ई और प्लस एच बाई आर ई।
दोनों के अपॉन में चला जाएगा क्योंकि दोनों ही स्क्वायर थे। तो यहाँ से ये कट के हो जाएगा 1, तो फाइनली हमको मिल जाएगा g डैश इज इक्वल्स टू g बाई 1 प्लस h बाई आर ई का स्क्वायर। ये है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन g डैश एंड g। ओके, सो ये बन गया हमारा रिलेशन। हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं, तो ये बन गया हमारा रिलेशन। आ रही बात समझ में? ये हमारा रिलेशन बन गया g डैश और g, यानी कि ऊपर जाने के बाद हाइट के साथ साथ क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कमी आएगी। ठीक, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। लेकिन 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 इसी में एक केस और होता है, अगर हमारा जो h का वैल्यू है दैट इज वेरी स्मॉल देन आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में अगर हमारा हाइट जो हमने उठाया है वो बहुत कम है, तो हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस h बाई आर ई का पावर -2, और हम अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि 1 प्लस x की पावर अगर n है, और इस केस में अगर x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx। समझ में आ रही बात? तो हमारा जो इक्वेशन है, अगर h जो है r e से बहुत छोटा होगा तो जाहिर सी बात है इसका रेशियो भी 1 से बहुत छोटा होगा, और अगर इसका रेशियो 1 से बहुत छोटा होगा तो बाइनोमियल थ्योरम से ये वाली चीज आ जाएगी अंदर, और बन जाएगा हमारा g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई आर ई। तो ये बन गया अपना एक नया रिलेशन, किस चीज के लिए, g डैश के लिए। किसके साथ, एल्टीट्यूड के साथ। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे, जब अगर हमारा h की वैल्यू r e से बहुत छोटी होगी तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे, और जब h की वैल्यू r e से बड़ी होगी तो हम बड़ी होगी या इक्वल टू होगी तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे। आगे बात समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस ड्यू टू डेप्थ। ओके, अच्छा यहाँ से एक चीज और हम देख सकते हैं, यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि g डैश और g में परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो बड़े ही आराम से देख सकते हैं परसेंटेज चेंज क्या होता है, g देखो यहाँ पे g ज्यादा था यहाँ कम था, तो इसमें से माइनस ये वाला g डैश बाई ओरिजिनल वाला इंटू 100। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, g को तो g लिखिए, g डैश को क्या लिख सकते हैं, g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाई आर ई अपॉन g इंटू 100। ओके, सो यहाँ से g को कॉमन कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1 और माइनस माइनस प्लस 2h बाई आर ई, और इस पूरे का मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 से 1 खत्म, तो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आ गया g माइनस g डैश बाई g इंटू 100, ये जो परसेंटेज चेंज आ गया ये किसके बराबर आ गया, 2h बाई आर ई इंटू 100। आई बात समझ में? तो जब भी परसेंटेज चेंज पूछेगा हाइट h की वजह से, तो आप क्या करेंगे 2h बाई आर ई इंटू 100 कर देंगे, आपको परसेंटेज चेंज आराम से मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब इतनी बात अगर क्लियर है तो आइए एक और पढ़ लेते हैं, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। अब यहाँ पे डेप्थ के लिए हम d का यूज कर लेते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से इसको भी आप समझ पाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं होने वाली है यहाँ पे। अब क्या देखते हैं, चलो एक अपन फिर से गोला ले लेते हैं, यहाँ पे अपना सेंटर डाल दिया, रेडियस है इसका आर ई, मास है इसका एम ई, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल एम रखा है, इस कंडीशन में ग्रेविटी है और एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। इसी को थोड़ा सा और ना अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट में चेंज करते हैं। ठीक है, और फिर मैं बताता हूँ। यहाँ से अपन लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू, ये जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, क्या मैं इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्यों नहीं लिख सकते? डेंसिटी को तो डेंसिटी रहने दो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। सही है, इसकी वैल्यू को पुट करें यहाँ पे, तो g 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। स्क्वायर से ये कट गया तो हमारे पास m से m भी कट गया, तो हमारे पास बचा g इज इक्वल टू 4/3 पाई
आर, अच्छा रो छूट गया था, सॉरी रो भी लिख दो, पाई आर ई इंटू रो। इसको इक्वेशन 1 बना लो। ठीक, ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ। अब अगर अपने ऑब्जेक्ट जो है यहां से डी डेप्थ पे नीचे आ गया, तो मुझे बताइए कि क्या इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स, रिकॉर्डिंग एक्चुअल में चेक कर रहा था, पता नहीं अटक गया था, तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा आपका इस वाले मास की वजह से, ये जो मास है इसकी वजह से, क्योंकि बाहर वाले मास की वजह से अंदर की तरफ फोर्स जीरो होता है, बाहर वाले मास के वजह से उसके शेल के अंदर में जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो ऊपर का हिस्सा खत्म। अब अपने को ये नया वाला मास चाहिए। अगर इसका मास अपन m डैश मान लें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ पहले वाले का यानी कि m मास का विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ m डैश मास का? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से लिखिए। तो डेंसिटी ऑफ m मास को हम क्या लिख सकते हैं, बताना 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 बताना। डेंसिटी ऑफ m मास को हम क्या लिख सकते हैं, ओके सॉरी डेंसिटी में नहीं लिखते हैं अपन, डायरेक्ट m डैश का लिखते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ नए वाले का। तो डेंसिटी तो पुरानी रह जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई। r क्या होगा, r होगा सर यहां से यहां तक वाला, और इसकी वैल्यू होगी टोटल re माइनस डी, इसकी वैल्यू होगी re माइनस डी के बराबर। तो पुट कर दो यहाँ पे, कोई बड़ी चीज की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पुट कर दो यहाँ पे re, हाँ क्या कह रहे थे हम लोग, पुट कर दो यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। आपका क्या होगा यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, re माइनस ऑफ डी, टोटल re उसमें से d निकाल दिया तो re माइनस डी, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब बस कुछ नहीं करना है अपने को, ये अपने पास m डैश की वैल्यू आ गई। तो अब इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से इस वाले पॉइंट पे डेप्थ d पे फोर्स कितना लग रहा होगा, उसकी वजह से ग्रेविटी क्या होगी, वो होगी mg डैश इज इक्वल टू g ऑफ m डैश m बाई re माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे re माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए अपने को, अब यहाँ पे m डैश की वैल्यू पुट कर दो, ये m तो m से कट जाएगा, g डैश इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा g m डैश की वैल्यू 4/3 पाई इंटू रो इंटू re माइनस डी का क्यूब अपॉन में ये जो है re माइनस डी का स्क्वायर, ये क्यूब से ये स्क्वायर खत्म हो गया, अपने पास बच गया g डैश इज इक्वल टू g 4/3 पाई रो इंटू re माइनस डी। ठीक है, अब अपने पास आ गया, ओके सॉरी यहाँ से तो आ चुका है अपने पास, वैल्यू आ चुका है, ओ सॉरी 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 वैल्यू तो आ चुका है, वैल्यू तो आ चुका है यहाँ पे अपने पास, ये वाले दो इक्वेशन आ चुके हैं ना, वही चीज यहाँ पे भी किया, ये इक्वेशन आ गया। ठीक, अब क्या करना है अपने को, पुराने तरीके से g डैश बाई जी कर लो, g डैश बाई जी कर लो, तो g डैश ये रहा और g ये रहा, तो g डैश होगा 4/3 पाई g रो इंटू re माइनस डी, और g क्या है 4/3 पाई g रो इंटू re, ये सारा का सारा इससे कट गया, g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ re बाई re1 और माइनस डी बाई re। ठीक है, ये बन गया आपका डेप्थ की वजह से, डेप्थ की वजह से क्या बन गया, g में परिवर्तन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डेप्थ की वजह से क्या वो वेरिएशन आने वाला है, वो चीज बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी वो परसेंटेज एरर वाला चीज निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकाल सकते हो, g नीचे भी कम है तो g माइनस जी डैश ही होगा, अपॉन क्या होगा, अपॉन ओरिजिनल g। ओहो हो, अरे काहे कर रहे हो भाई ऐसा, g ओके, यहाँ पे इंटू 100, ये किसके बराबर होगा भाई, आपके पास g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू तो g ही है सर, g डैश की वैल्यू क्या है, g टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी बाई re है सर, अपॉन में g है सर, इनटू में 100 है, तो g कट गया, यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 ये वाला, और माइनस माइनस प्लस डी बाई re, और अपॉन में g तो कट ही गया तो कुछ है नहीं अपॉन में, ओ ये, और इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ से 1 कट कर दो, तो यहाँ बनेगा d बाई re इंटू 100, ये बनेगा आपका g माइनस जी डैश बाई g इंटू 100 का फॉर्मूला।
इससे देख के हमको पता चलता है अगर ये D और H को सेम से माने, अर्थ के सरफेस से H हाइट पर ऊपर जाने पे और H हाइट पर नीचे आने पे, आप देखें ऊपर जाने पे रेशियो था 2H/RE इंटू 100, जबकि नीचे जाने पे क्या आ रहा है H/RE इंटू 100। इसका मतलब ऊपर जाने पे दोगुने तेजी से आपका क्या होगा, डबल टाइम्स में आपका G वेरी करेगा, G की वैल्यू डबल टाइम्स में कम हो जाएगी। ओके, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप होपफुली समझ गए होंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रख रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस रख रखे हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बढ़िया है, 2019 नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। ये मास इज इक्वल टू, ये भी पूरा क्या है, वेरिएशन ऑफ जी पे, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको मिलेगा, आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे ये हमने अलग अलग क्वेश्चंस पहले से नोट डाउन कर रखे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे अगले वीडियो में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे आप वीडियो चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उस पर वीडियोस बना सकें। और रिवीजन से रिलेटेड आपको क्या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें लिखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।